अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 505 एंड CS 505 प्रैक्टिकल विजुअल सिस्टम एंड सर्विसेज के लेक्चर शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें और शॉर्ट क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का वो भी बताऊँगा और इस कोर्स के बारे में बताऊंगा। इससे हट के भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको गाइड करूंगा ताकि आपको ना सिर्फ फॉर एग्ज़ाम फॉर स्टडी, बाकी जो आप फ्यूचर में आप करने वाले हैं उसके लिए भी आपके हेल्पफुल हो। अब इस सब्जेक्ट का नाम है वर्चुअल सिस्टम्स एंड सर्विसेज। वर्चुअल का क्या मतलब है? जैसे आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, यानी आप वर्चुअली आप कहीं से भी बैठ के LMS को लॉगिन करते हैं और स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। वो आपका वर्चुअल सिस्टम है, ठीक है। उसमें आप सर्विसेज कौन कौन सी हैं, आप क्विज कर सकते हो, असाइनमेंट कर सकते हो, GDP कर सकते हो, आप अपना लेक्चर ले सकते हो, आप अपना जो है वो टीचर से कोई बात करना चाहते हो, टीचर की इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, फाइल्स और ये सारी है। जैसे स्लाइड्स हैं, ये मैंने डाउनलोड की हैं, ये मैंने उसके डाउनलोड फाइल सेक्शन से, ये सारी सर्विसेज हैं उसके अंदर आपकी सॉरी स्टूडेंट सर्विसेज हैं, फिर आपका अकाउंट बुक है, फिर आपकी ग्रेड बुक है, ये सारी उसकी सर्विसेज हैं वर्चुअल सिस्टम की। तो अब हम इस हवाले से कि वर्चुअल सिस्टम्स एंड सर्विसेज क्या होता है, इसका जो ये हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, किस तरह के डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। जो आपका CS 505 और 505 प्रैक्टिकल है, या आलमोस्ट 95 मिलता जुलता है। 505 में थ्योरी है, 505 में प्रैक्टिकल है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसका प्रैक्टिकल पेपर होगा। CS 505 सेम पेपर होता है, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और इसका सिर्फ फाइनल टर्म का पेपर होता है। आपने ग्रेडेड और लैब क्विज़ करने होते हैं। लैब क्विज़ आपको 70% करने होते हैं, और ग्रेडेड क्विज़ जो है वो आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। उन ग्रेडेड क्विज़ अटैम्प्ट करना लाजमी नहीं है, वो मिस हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन लैब क्विज़ जो है अटेंडेंस क्विज़ होते हैं। तो इसका मिड टर्म का पेपर नहीं होता, फाइनल टर्म का होता है, लेकिन इसका सिमिलर होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। जैसे बाकी भी आपने प्रैक्टिकल के पढ़े होंगे, बस इतना होता है कि वो मोर टूवर्ड्स प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और उसके अंदर थ्योरी बेस्ड आते हैं जो मेन आपका कोर्स होता है, ठीक है। आए हम पहले वीक की तरफ। मैं इसके अंदर वीक 1 एंड वीक 2 कवर करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशन। मैंने वर्चुअल बोला, वर्चुअलाइजेशन यही होता है कि यानी हर चीज़ को जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको वर्चुअलाइज कर देना या वर्चुअल कर देना, वो वर्चुअलाइजेशन कहलाती है। अच्छा जी, पहला है कि वाई, हाउ, व्हाट, क्यों करना है हमने। इसमें हमने यही कवर करना है कि भाई वर्चुअलाइजेशन क्या है, क्यों वर्चुअलाइजेशन करनी चाहिए और कैसे की जाती है। सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन क्या है? प्रिटी ओड बट crucial to understand. A system pretend to be two or more simulation of hardware devices or feature using software used to create virtual version of software like network. अब ये वो आपको इससे बात समझ नहीं आई होगी। वो कहना ये चाहता है कि आपका जैसे आप का ये मैंने इस वक्त पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, आपने ऑफिस 365 देखा होगा कि वो ऑनलाइन चलता है, वो वर्चुअलाइजेशन की एक एग्जांपल है, ठीक है। आपका LMS चलता है, वर्चुअलाइजेशन की एग्जांपल है। यानी जो भी आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, दोनों तरह की वर्चुअलाइजेशन होती है, हार्डवेयर की भी है, सॉफ्टवेयर की भी। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर है वो वर्चुअली रिमोटली एक्सेस हो रहा होगा। हार्डवेयर की एग्जांपल है कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं, हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है, वो आप वर्चुअली एक्सेस करो उसको। तो ये वर्चुअलाइजेशन है। अब क्यों? बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का बेस्ट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, इंक्रीज द एजिलिटी, डिज़ास्टर रिकवरी, इंक्रीज सिक्योरिटी, कॉस्ट सेविंग। ये आपके वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स भी कह लें, और इससे जो हम आउटकम हमारा निकलता है वो ये है। अब इसके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। हाउ, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वाई की बात है, अभी ये पहले हाउ। अचीव थ्रू द यूज़ ऑफ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, हाइपरवाइजर के थ्रू वर्चुअलाइजेशन अचीव किस तरह थ्रू होती है? हाइपरवाइजर के। हाइपरवाइजर क्रिएट द वर्चुअलाइज वर्जन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज को हम वर्चुअलाइज वर्जन क्रिएट करने के लिए हाइपरवाइजर यूज़ करते हैं। हाइपरवाइजर एलोकेट दीज रिसोर्सेज टू VMs को हाइपरवाइजर ये रिसोर्सेज असाइन करता है। अब हाइपरवाइजर क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। VM ऑपरेट एज इफ दे वर फिजिकल मशीन।
वीएम जो वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है वो ऐसी होती है जैसे एक फिजिकल मशीन होती है। रन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विसेज यूजिंग वीएम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्विसेज आप रन कर लेते हैं। अब मैं वापस आकर ये सारी बात को उर्दू में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका बेस्ट यूज़ क्या है रिसोर्सेज का? जैसे मैंने बताया कि हार्डवेयर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल आप जो है वो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से। कैसे कर सकते हो? अब आपका प्रोसेसर, आपकी रैम और आपके पास हार्ड डिस्क, वो तो आपके पास है। इस वक्त आप सिस्टम मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ये है कि आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो उसे। आप मल्टीपल, आप एक ही कंप्यूटर के अंदर रह के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। आपको एक आपने वीएम क्रिएट की, उसको 20 GB असाइन की, एक को 20 GB असाइन की, एक को 20 GB, तो वो 3 कंप्यूटर बन गए। उनको आप रिमोटली एक्सेस करते हो सर्वर को। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी यही है कि आपके पास ऑप्शन होती है। अगर आपने उसको 20 GB असाइन की है, अगर आपको 25 GB चाहिए आप इंक्रीज़ कर सकते हो। आपने रैम उसको 1 GB असाइन की है, आप 2 GB करना चाहते हो, आप कर सकते हो। प्रोसेसर आपने एक असाइन किया है, उससे आप मल्टीपल करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। वर्चुअल के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि आपकी एक्चुअल रिसोर्सेज यूज़ हो रही हों। इसमें वो वर्चुअल प्रोसेसर भी, वर्चुअल रैम भी और वर्चुअली वो क्रिएट करके, ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल हार्डवेयर जो सर्वर है वही यूज़ हो रहा हो। इसमें आप एक्स्ट्रा वर्चुअल प्रोसेसर भी इस्तेमाल कर सकते हो, वर्चुअल रैम भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर डिज़ास्टर रिकवरी, अगर कहीं बैकअप हो, यानी आपका कहीं उड़ गया, कोई हैक हो गया, डिलीट हो गया, तो आपका इजीली रिकवर हो सकता है क्योंकि वो अंडरलाइन हार्डवेयर में बैकअप इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिक्योरिटी भी इससे इनक्रीज होती है कि आप यहाँ नहीं, आप कहीं और से एक्सेस कर रहे हो, तो वो आपका सिस्टम अगर यहाँ होगा तो यहाँ अगर आपका फ्रेंड हो या कोई और आके इस्तेमाल करता है तो आपका सिस्टम जो है वो डाटा लेके जा सकता है। लेकिन इसमें वो आपका डाटा उधर पड़ा हुआ है। सेविंग भी कॉस्ट होती है कि एक ही सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल जब वर्चुअलाइजेशन कर लेते हो, एक सिस्टम लादा, दूसरा लादा, तीसरा लादा, यही एग्जांपल आपकी इसी तरह आती है। आप एक स्टूडेंट हो, आपके साथ दूसरा स्टूडेंट है, दोनों का सेम ही सर्वर पे एलएमएस बना, लेकिन उसका अपना है, आपका अपना है। एजिलिटी भी बात आपकी इंक्रीज एजिलिटी यही है कि आपका अपना सिस्टम होता है, उसका अपना सिस्टम होता है। कभी आपने देखा है कि आपका एलएमएस लॉगिन हुआ हो तो उसमें आपके फ्रेंड की डिटेल आ रही हो? नहीं आती, क्योंकि वो आपका अलग है, वो अलग है। ये वर्चुअलाइजेशन इसको कहते हैं हम, जो आपको मैंने इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश की है। अच्छा, जो हाइपरवाइज़र हैं, हाइपरवाइज़र जो हम यूज़ करते हैं वो एक मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्चुअल बॉक्स, ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है जो हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ना है। अभी ओपन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, स्लो है। ये वर्चुअल बॉक्स है। इसके अंदर प्रेफरेंसेस, इंपोर्ट, न्यू आपने वीएम ऐड करनी हो तो आप यहाँ से सारी बातें वो देखें। अपना जो यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है या बाद में करना है। फिर हार्डवेयर आपने रैम, प्रोसेसर एंड हार्ड डिस्क कितनी असाइन करनी है, ये सारी बातें आपने इसमें अभी आगे पढ़नी है। जस्ट आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हाइपरवाइज़र क्या होता है। एक वीएमवेयर है, एक वर्चुअल बॉक्स है। हाइपरवाइज़र, इसमें हम आप मल्टीपल वीएम, एक नहीं मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, और ऑलरेडी क्रिएटेड को आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपने कोई ऑलरेडी क्रिएट की हो, आप उसे सिंपली क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सर्विसेज जो आप चलाना चाहते हो आप उसमें चला सकते हो। ये आपका इस तरह की जाती है वर्चुअलाइजेशन। अब हम आगे चलते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा जी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, स्केलेबिलिटी, ये मैंने इम्प्रूव डिज़ास्टर रिकवरी, इम्प्रूव सिक्योरिटी, ये मैंने बता दिए हैं सारे आपको। वर्चुअलाइजेशन, फिजिकल रिसोर्सेज आप कर लेते हो, सेम हार्डवेयर मोर एफिशिएंटली आप यूज़ कर लेते हो। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को आप बेहतर यूटिलाइज कर लेते हो। ईजी टू स्केल एंड रिसोर्स अप एंड डाउन, ज़्यादा करना कम करना आप कर सकते हो। फिज़िकल चेंजेस आपने करनी है वो अंडरलाइन स्ट्रक्चर के अंदर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नो नीड टू मेक फिजिकल चेंजेस टू अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी नहीं होता हमें एक और रैम ऐड कर देनी है। हम वर्चुअल रैम यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर यानी फ़र्ज़ी रैम भी बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है फिज़िकल उसकी यूज़ हो रही होगी, फ़र्ज़ी भी यूज़ हो सकती है। उसके बाद इम्प्रूव डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी,
ये भी हमने पढ़ लिया कि रेप्लिका ऑफ द प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट, हम ये भी बना सकते हैं कि रेप्लिका भी एक ही तरह का दूसरा जो है वो प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट, जैसे आपका LMS है, सेम एज इट इज़ LMS होता है, आपके अपने फ्रेंड का देखा होगा, सेम एज इट इज़ तीसरे का देखा आपने, तो ये रेप्लिका होता है कि उसके अपने सब्जेक्ट, उसकी अपनी डिटेल आ रही है, लेकिन उसकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। तो ये भी वर्चुअलाइजेशन की एग्जांपल है। क्विकली एक्टिवेट इन द इवेंट ऑफ डिज़ास्टर के वक्त तो क्विकली एक्टिवेट हो जाता है, डज नॉट इफेक्ट द एंड यूज़र, यानी एक अगर यूज़र में प्रॉब्लम आई है तो दूसरे यूज़र को इफेक्ट नहीं करता। आइसोलेट और सिक्योर, ये भी यही बात है कि आपका LMS अलग है, दूसरे का अलग है, तो आपके LMS पे जो डिटेल आ रही है दूसरे पे आ रही है, उससे दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर एक लेक्चर एक जगह वॉच नहीं करते एक सब्जेक्ट के, तो क्या आपके साथ वाले का भी कोई एक्सेस होता है, फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं होता, वो आपकी अपनी डिटेल है। तो ये आइसोलेशन की एग्जांपल है। इट बिकम हार्डर फॉर मलिशियस एक्टर्स टू एक्सेस दैम, ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अगर वो कोई हैकिंग अटैम्प्ट करता भी है तो वो देखो, अगर एक LMS हम एग्जांपल लेते हैं कि ये एक VM पे पड़ा है और दूसरा जो दूसरी VM पे पड़ा हुआ है, तो अगर वो इफेक्ट हो भी जाती है आपके नंबर 1 VM, तो नंबर 2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है? अटैक हो गया, उसका डाटा हो गया, ले गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है? मिनिमल टू नो चांसेस ऑफ वायरस अटैक और सिक्योरिटी ब्रीच, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कम होता है कि वायरस अटैक इस पर बहुत कम होते हैं इस वजह से। अच्छा, आगे हम देखते हैं, ये यहाँ पर मेरा ख्याल है वीक नंबर 2 आपका जो है वह इख्तिताम हो चुका हुआ है। नहीं, अभी वीक नंबर 2 का ये थर्ड सेक्शन जो है वो मौजूद है, जिसमें टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन की टाइप कौन सी है? सर्वर, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन, स्टोरेज, नेटवर्क, हार्डवेयर। अब इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या है। पीछे जो मैंने आपको बताया वो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ये आपसे वो कह दे कि बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन बताओ, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या है। अलाउ मल्टीपल वर्चुअल सर्वर टू रन ऑन एक सिंगल फिजिकल सर्वर पे आप मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स को रन करते हो बाई शेयरिंग अंडरलाइन हार्डवेयर सोर्सेज, एक ही हार्डवेयर सोर्सेज को, सेम रिसोर्स को यूज़ करते हुए, जैसे उसने इमेज में दिखाया है, मल्टीपल सर्वर्स आप क्रिएट कर लेते हैं एक सर्वर को यूज़ करते हुए। डेस्कटॉप, मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप टू रन ऑन अ सिंगल, वही बात आगे, सर्वर हो या डेस्कटॉप हो, असल में वो सर्वर एक डेस्कटॉप ही होता है। तो आप फिज़िकल जो है वो मल्टीपल, ईच यूज़र हैज़ अ सेपरेट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। जैसे अब आप इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप अपने लैब में जाते हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, तो आपकी जो लैब होती है उसमें हर कंप्यूटर में डिफरेंट विंडोज़ होती है, डिफरेंट यूज़र लॉगिन हुआ होता है, ठीक है? तो ये डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है कि वो सर्वर से कनेक्ट होता है, एक मेन सर्वर से कनेक्ट है, लेकिन ये वो उस तरह से वर्चुअलाइजेशन नहीं है, ये वर्चुअलाइजेशन में नहीं आता, लेकिन ये उस तरह की एक एग्जांपल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन, अलाउ एप्लीकेशन टू रन ऑन अ वर्चुअलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेट फ्रॉम द, ये आपके LMS की प्योर एग्जांपल है कि वो वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर, वो एक वेब एप्लीकेशन है बेसिकली आपकी जो LMS है, ठीक है? उसको होस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं हो। देखें, यही बात है कि आप जो LMS एक्सेस करते हो उससे आपको ये नहीं पता कि वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है, विंडोज़ सर्वर पे चल रहा है या लिनक्स पे चल रहा है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है, आपको एप्लीकेशन चल रही है, तो वो सेपरेट फ्रॉम होस्ट OS, इसलिए वो सेपरेट है। उसके बाद पूल स्टोरेज रिसोर्सेज, फिर ये स्टोरेज है, सेम एज इट इज़ वही बात हो गई कि जब आपने पूरी रिसोर्सेज को किया है तो आपकी जो आपका जो स्टोरेज है वो भी वर्चुअलाइज हुआ है। पूल स्टोरेज रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल फिजिकल डिवाइसेस इनटू सिंगल वर्चुअल स्टोरेज डिवाइसेस मेक इट ईजियर टू मैनेज स्टोर एंड इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन। वही बात जो मैं आपको पहले बार बार बता रहा हूँ कि वर्चुअलाइज हो गई तो आपकी स्टोरेज भी तो जाहिर सी बात है वर्चुअलाइज होगी, आप एक ही जगह पर मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका डेटाबेस का थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे आपने SQL सर्वर आपने पढ़ा था, ठीक है, इस तरह MySQL भी हो सकता है। आपने एक ही सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स के डेटाबेस होस्ट किए हुए हैं, ठीक है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं आपको इस तरह एग्जांपल दूंगा तो वो आपको समझ नहीं आएगी, मैं दूसरी तरीके से देता हूँ, आपके LMS की एग्जांपल दे देता हूँ। एक ही सर्वर पर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा सेव हुआ है, आपका
एक जगह पड़ा है, आपके फ्रेंड का एक जगह पड़ा है, वो तीसरे फ्रेंड का कोई और पड़ा है, आपके जो दूसरे किसी कैंपस में स्टूडेंट है हो सकता है वो उसी सर्वर पे किसी और जगह पड़ा हो, किसी और फोल्डर के अंदर पड़ा हो। तो ये वही एग्जांपल है कि वो इजीली जो है वो वर्चुअलाइज हुआ होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सारे आपस में सेपरेट हैं, वो जुड़े नहीं हुए आपस में, सारे सेपरेट हैं। आप और आपका जो फ्रेंड है वो सेपरेट है, एक सेपरेट एंटिटी हो। तो वो एक जगह अगर वो पड़ा हुआ है तो आपका ही एक्सेस होगा उसी जगह से, आपकी व्यू आईडी चेक करेगा और वो डेटाबेस चेक करेगा और वो उठा के ले आएगा, दूसरे का चेक करेगा, दूसरे का उठा के ले आएगा, तीसरा जो लॉगिन कर रहा है वो जो लॉगिन डिटेल दे रहा है, यूज़र ने आईडी और पासवर्ड, वो उठा लेगा। पड़े एक ही जगह हुए हैं लेकिन आपस में सेपरेट एंटिटीज़, तो सेपरेटली स्टोर हुए हैं। तो ये सेपरेट वर्चुअलाइजेशन स्टोरेज की एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्रिएट द वर्चुअलाइज्ड वर्जन ऑफ फिजिकल नेटवर्क डिवाइसेस सच एज स्विचेस एंड राउटर को भी आपने नेटवर्क में पढ़ा हुआ है, स्विचेस और राउटर कि ये आपके नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए, यानी आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें स्विचेस और राउटर्स यूज़ हुए होते हैं। मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क, इसी तरह आपका वर्चुअली नेटवर्क भी पूरा बन सकता है। ठीक है, आपस में जब आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, BCD आपने 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, अब चारों का आपने आपस में ताल्लुक बनाना है तो वो नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें आप स्विचेस भी यूज़ करोगे, उसमें आप राउटर भी यूज़ करोगे, तो वो क्या हो गया, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्रिएट अ वर्चुअलाइजेशन वर्जन ऑफ फिजिकल, ये तो वही बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप जब वर्चुअलाइज कर रहे हो फिज़िकल हार्डवेयर को, रिसोर्सेज को, कंप्यूटर को, तो वो उसमें हार्डवेयर तो हर चीज़ आती है, सारी चीज़। यहाँ पर आपका जो है वो वीक नंबर 1 मुकम्मल हो जाता है। अब हम वीक नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, एप्लीकेशन लेवल। अब एप्लीकेशन लेवल की तरफ हम वर्चुअलाइजेशन चलते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन, बेनिफिट ऑफ एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। Application level virtualization is a technique which client application are hosted remotely. आप रिमोटली होस्ट करते हो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग देम ऑन क्लाइंट लोकल डिवाइस। अब ये क्या बात हुई कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो रिमोटली आप इंस्टेड आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के उस रिमोट सर्वर के ऊपर या रिमोट एप्लीकेशन को उस रिमोट OS के ऊपर इंस्टॉल कर देते हो, वहाँ से जाके वो आप उसे एक्सेस कर लेते हो। In this type of technology, local device provide a physical resources like a CPU and RAM may be required to run the software, but nothing is installed locally on the device itself. अब यही बात है कि अब आपने जब वर्चुअल OS या वर्चुअल सर्वर को एक्सेस करके वहाँ पर कोई चीज़ इंस्टॉल की है तो वो आपके अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, वो वहाँ पर इंस्टॉल है। ठीक है, तो वहाँ से इंस्टॉल करके रन कर रहे हो, आपकी रिसोर्सेज उसमें यूज़ नहीं हो रही है, आपका सिर्फ इंटरनेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी सेपरेट द एप्लीकेशन फ्रॉम अंडरलाइन OS। ये चीज़ आपकी अंडरलाइन OS, ये वही एग्जांपल है आपकी, वही LMS वाली दोबारा एग्जांपल उसी को हम उठाएं तो वो आपकी सिर्फ इंटरनेट यूज़ करता है, बाकी रैम प्रोसेसर वो आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सर्वर की यूज़ हो रही है। ठीक है, उससे OS उसका यूज़ हो रहा है, आपका सिर्फ ब्राउज़र में आप उसे इंटरनेट में ओपन करते हो। ठीक है, इन दिस एनवायरनमेंट द एप्लीकेशन एक्चुअली रन रिमोटली बट वर्चुअली रन लोकली। ये वही बात जो मैंने बोली है कि एप्लीकेशन जो है एक्चुअली रिमोटली रन हो रही होती है बट वर्चुअली रन लोकली, यानी वो वहाँ लोकली चल रही है लेकिन वो है वर्चुअली, यानी वर्चुअल। अच्छा, हम ये बात में एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन में हम देखते हैं, जैसे फिर मैं वही एग्जांपल आपको LMS की तरफ ही वापस ले जाऊंगा क्योंकि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो मैं वही एग्जांपल आपको फिर दूंगा कि देखो आप मोबाइल से भी जो है वो उसको LMS को लॉगिन करते हो, सेम सर्वर से लॉगिन होता है, आप लैपटॉप से करते हो, आप कंप्यूटर से करते हो, आप टैबलेट से करते हो, लॉगिन तो वही सेम होता है ना, आपकी वही डिटेल शो होती है ना, उसी तरह डिटेल शो हो रही होती है। थोड़ा सा इंटरफेस फ़र्क हो सकता है, थोड़ा सा लेआउट फ़र्क हो सकता है, लेकिन है एक ही पीछे सर्वर, है एक ही पीछे चीज़। तो दिस इज़ एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद इससे कॉस्ट कम हो जाती है, यानी एक ही सर्वर पर रह के कितने आपके आप देख लें कितने हज़ारों लाखों के 4-5 लाख है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है,
वो सारे एक ही सर्वर पर जो है वो होस्ट हुए हैं, वहीं पर से आप भी एक्सेस करते हो, हज़ारों एक्सेस कर रहे हैं, तो इससे कॉस्ट बचती है। इनेबल द क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेशन, विंडोज़ रन ऑन लिनक्स एंड लिनक्स वाइस वर्सा। आप इस तरह जो है लिनक्स में आपको पता भी नहीं होता कि आप विंडोज़ में लिनक्स चला रहे हो, लिनक्स में विंडोज़, आप पता भी हो सकता है, लेकिन नहीं भी पता होता। अब आपको कैसे पता है कि LMS जो किस पे होस्ट हुआ? तो आप विंडोज़ में लिनक्स चला रहे हो, लिनक्स में विंडोज़ चला रहे हो, इस तरह क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेशन आप कर सकते हो। सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट बहुत सादी और आसान हो जाती है, एक ही जगह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहीं से सारा कुछ एक्सेस हो रहा है। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन अलाउ एन IT एडमिन टू मैनेज एंड मेंटेन द एप्लीकेशन अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन मैन्युअली इंस्टॉलिंग। अब IT एडमिनिस्ट्रेटर जो बेसिकली आपकी फील्ड है, उसके अंदर ये बात वो आपकी फील्ड से रिलेटेड बात कर रहा है। अभी तक तो आप थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे सारी के वर्चुअलाइजेशन है क्या। अब वो आपकी अपनी फील्ड के बारे में बात कर रहा है कि IT एडमिन जो है वो मैनेज और मेंटेन जो एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युअली इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन तो एवरी यूज़र मशीन नहीं करना पड़ता उसे। उसको ये नहीं करना पड़ता कि हर बार जो है फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट नया आपने एडमिशन लिया, तो वो आपको ये नहीं करना पड़ता उसको दोबारा से LMS इंस्टॉल करे, ये करे वो करे, उसका रेप्लिका ऑलरेडी बना पड़ा होता है। आपने जैसे एग्जांपल आपने कंप्यूटर में देखी है, आप एक फोल्डर को कॉपी करो और साथ ही उसको Ctrl+C करके किसी और ड्राइव में पेस्ट कर दो, तो उसकी कितनी कापी बन सकती है? जब तक रिसोर्सेज हैं आप इन्फानाइट कापीज़ उसकी कर सकते हो, बना सकते हो। तो वो दोबारा से उसको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ वो डिटेल सिस्टम में डाली जाती है, उसका LMS जो है वो जनरेट हो जाता है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इम्प्रूव बाय आइसोलेटिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम OS। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की वजह से आइसोलेशन जो है इम्प्रूव हो जाती है, आपकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आइसोलेशन की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट विद अदर, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि बाकी जो है वो वर्चुअलाइजेशन ऐप से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अब आप बीइंग ए स्टूडेंट हैं आप अच्छे यूनिवर्सिटी के, ठीक है, आपने देखा आपके टीचर भी होते हैं। टीचर वो नहीं जो लेक्चर दे रहे हैं, टीचर वो जो आपका कोर्स मैनेज कर रहे हैं। उनका अपना एक LMS होगा, सेम LMS के ऊपर हो सकता है, सेम LMS लेआउट के ऊपर उनकी अपनी लॉगिन डिटेल होगी, लेकिन उनका जो पैनल होगा वो आपके LMS से डिफरेंट होगा, तो वो एक अलहदा एप्लीकेशन है। प्रिवेंट द कन्फ्लिक्ट विद अदर वर्चुअलाइज्ड ऐप। अब ये वो सेम ऐप के बारे में बात नहीं कर रहा, अलग ऐप के बारे में बात कर रहा है, यानी उनका और आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कभी ऐसे हुआ है कि आपने लॉगिन किया हो तो आपको असाइनमेंट चेक करने वाला सेक्शन आ रहा हो, तो असाइनमेंट्स वहाँ की चेक करनी है? नहीं, वो उनको शो होता होगा, टीचर को शो होता होगा भाई मैं कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट जो सबमिट करा दी, कितने ने नहीं करवाई, कितने को कितने मार्क्स आए हैं, कौन पास हो रहा है, किस फेल हुआ है, ये सारी डिटेल आपको अपनी इंडिविजुअल शो होती है। उनको ऑन द होल उनके सब्जेक्ट के मुताबिक उनको वो शो होती है। इंग्लिश का टीचर होगा, उसको इंग्लिश की शो हो रही होगी, कंप्यूटर का होगा, कंप्यूटर वाली शो हो रही होगी। दिस इज़ द वर्चुअलाइज्ड ऐप्स। वो एप्लीकेशन ही कह रहा है, एप्लीकेशंस बोल रहा है, मल्टीपल एप्लीकेशंस। परमिट यूज़र टू रन द मल्टीपल ऐप इंस्टेंस। अच्छा, यही मैंने जो आपको बात जो उर्दू में समझाई है कि मल्टीपल वो टीचर भी तो मल्टीपल होंगे, जैसे आप स्टूडेंट मल्टीपल हैं, तो वो हर डिपार्टमेंट का हो सकता है डिफरेंट ऐप हो। इंग्लिश डिपार्टमेंट अलग होगी, कंप्यूटर का अलग होगा, आपके साइंस डिपार्टमेंट हो सकता है वो अलग हो, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट अलग हो, तो ये उसकी सेपरेट एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन वो चल सेम सर्वर से भी। आगे चलते हैं हम। वो कहता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर लॉन्चेस ऑल द एप्लीकेशन सर्वर इंक्रीज द रिस्क ऑफ फेलियर। अब एक और मसला भी है, अगर हम तो सारी एप्लीकेशन सर्वर जो है लॉन्च करेंगे तो रिस्क ऑफ फेलियर, जैसे LMS डाउन होता है ना, जब आप ज़्यादा यूज़र एक वक्त में लॉगिन कर जाते हैं फिर डाउन तो हो गई। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, सफिशिएंट बैंडविड्थ रिक्वायर फॉर स्ट्रीमिंग एप्स टू एंड यूज़र। जो स्ट्रीमिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है वो बैंडविड्थ लेती है।
यूट्यूब की वीडियो आपका जो उसके अंदर वीडियो जब लोड होती है तो उसको बैंडविड्थ चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उसको बैंडविड्थ चाहिए किसी भी एप्लीकेशन में एंड यूज़र को स्ट्रीम करने के लिए, तो उस वजह से भी LMS आपका स्लो होता है या कोई भी आपकी जो है वो डाउन हो सकता है सर्वर। Problematic application. Some apps need system drivers and don't work as virtualized application. कुछ एप्लीकेशन को सिस्टम ड्राइवर्स भी चाहिए होते हैं, वो virtualized एप्लीकेशन के तौर पे काम नहीं कर पाती सही तरीके से। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपको इनिशियली इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है। डाटा सेंटर या क्लाउड पे आपको पहले इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी करनी पड़ती है। क्लाउड पे तो ज़्यादा है। अगर आप डाटा सेंटर या वर्चुअल सर्वर्स भी लेते हैं वो थोड़े से फिर भी इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है दैट इज़ वेरी हाईली जो है वो कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। फिर चैलेंजिंग क्विक scalability to ensure all the required IT software, enough storage, security and resource availability in the tedious job। अब चैलेंजिंग क्विक स्केलेबिलिटी, आप स्केलेबिलिटी तो हमने पढ़ी, स्केलेबल तो कर सकते हैं लेकिन फ़ौरन नहीं कर सकते। इनफ स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड रिसोर्स अवेलेबल, स्टैंडर्ड जॉब। आपको भाई जितनी आपके पास रिसोर्स हैं, ठीक है, आप वहाँ तक जा सकते हो और वर्चुअल भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यही है कि वो आप एकदम से स्केलेबल नहीं कर सकते। उसको इतना स्केलेबल कर दो कि वो उसको स्पेस ही ना बचे या उसके अंदर प्रोसेसर या रैम ही ख़त्म हो जाए, तो फिर वो स्केलेबल होने का फ़ायदा क्या है। ये चैलेंजेस आपको अराइज होते हैं जब आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी। कंपैरिजन ऑफ डेस्कटॉप एंड एप्लीकेशन के दरमियान में। डेस्कटॉप इज़ द प्रैक्टिस ऑफ होस्टिंग अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन विद इन वर्चुअल सिस्टम और सेंट्रलाइज सर्वर। अब ये बात यह है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो, विंडोज़ या लिनक्स, आप उसकी जो है वो उसको करो तो वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग वर्चुअलाइजेशन है। एप्लीकेशन क्या है, इज़ अ प्रैक्टिस होस्टिंग एप्लीकेशन ओनली ऑन रिमोट होस्ट और सर्वर, यानी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन। अब इसकी एग्जांपल आपकी जो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन है वो आपका LMS है, डेस्कटॉप आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन दिस टेक्निक डेस्कटॉप OS एंड एप्लीकेशन आर डीकपल्ड फ्रॉम हार्डवेयर सिस्टम दैट एक्सेसिस। उससे उसका जुड़ा नहीं होता, उसका राब्ता नहीं होता इतना, ये फ्रॉम हार्डवेयर सिस्टम एंड दैट एक्सेसिस, जो हार्डवेयर उसको एक्सेस करता है। इसमें एप्लीकेशन आर डीकपल्ड फ्रॉम हार्डवेयर सिस्टम दैट एक्सेसिस, ठीक है। डेस्कटॉप OS एंड एप्लीकेशन जो उसके ऊपर चलिए वो दोनों यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन, ठीक है। आगे कंपैरिजन, डेस्कटॉप जो है वर्चुअल मशीन पे रन करता है, सिक्योर डाटा सेंटर, एप्लीकेशन रन ऑन सिक्योर सर्वर के ऊपर, सिर्फ सर्वर पे रन करती है। ईच VM इज़ कार्ड, हम उसे हर VM को वर्चुअल डेस्कटॉप कह सकते हैं, एप्लीकेशन को वर्चुअल एप्लीकेशन कहते हैं। डिफरेंट वेंडर वर्चुअल डेस्कटॉप कैन हैव होस्टेड ऑन वर्चुअल सर्वर्स टू एक्सेस। अब डिफरेंट वेंडर्स जो हैं वो हम वर्चुअल डेस्कटॉप जो है डिफरेंट वेंडर्स के हम सेम वर्चुअल सर्वर को पे एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट वेंडर एप्लीकेशन कैन बी होस्टेड ऑन रिमोट। डिफरेंट वेंडर एप्लीकेशन, वही बात है कि विंडोज़ का जो ऐसे हमने विंडोज़ कह रहा हूँ, जो आपको मैंने स्टूडेंट और टीचर का एग्जांपल दी कि उनके दोनों की एप्लीकेशन जो है वो उनको सेम रिमोट पे डिफरेंट है वो दोनों एप्लीकेशंस। इसी तरह वो यहाँ पर वो बात हो रही है कि वर्चुअल डेस्कटॉप जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो उन्हें हम होस्ट करते हैं। आगे जो यूज़र में बी कनेक्टेड फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम टू सेंट्रल सर्वर। जो यूज़र जो है वो कहीं से भी कनेक्ट होता है सर्वर के साथ, वर्चुअल डेस्कटॉप के साथ, और यहाँ पर एनी टाइम एप्लीकेशन में आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही इंटरेक्शन करते हो, ठीक है। इधर यूज़र में भी डेस्कटॉप PC, लैपटॉप थिंग और क्लाइंट, यही दोनों में एक ही बात है। आप डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में भी जो आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हो रिमोटली, वो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो। आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, आप मोबाइल से भी कर सकते हो, और उसी केस में आप एप्लीकेशन में भी ज़ाहिर सी बात है आप तीनों तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में आप देखें कि डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है ऊपर, यानी उसके बाद VM क्रिएट हुई है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो बीच में मौजूद है वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है और फिर हार्डवेयर है। इसी तरह एप्लीकेशन के अंदर ऐप है,
एप्लीकेशन विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर। इसके अंदर वीएम नहीं होती, बीच में वर्चुअल मशीन नहीं होती। डेस्कटॉप में वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर डायरेक्ट ही वो एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर इंस्टॉल हुई हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसी वीक के अंदर सोल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन विजुअलाइजेशन। डिफरेंट वेंडर प्रोवाइड अ मेथड और सोल्यूशन टू अचीव एप्लीकेशन विजुअलाइजेशन। मुख्तलिफ जो वेंडर्स हैं वो मौजूद हैं, ये एप्लीकेशन विजुअलाइजेशन को अचीव करने के लिए आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ये आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सको। हमारे पास VMware थिन ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट एवी है, सिट्रिक वर्चुअल ऐप एंड डेस्कटॉप है, पैरेलल रिमोट एप्लीकेशन सर्वर RAS। ये डिफरेंट उसकी एग्जांपल दिए हैं, पेपर में ये पूछी भी जा सकती हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एवी क्या है? ऑन रिमोट होस्ट वर्चुअलाइजेशन कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड। ये कंपोनेंट इसके कुछ इंस्टॉल होते हैं तो फिर ये चलता है। एवी सर्वर कंपोनेंट, एवी मैनेजमेंट सर्वर, एवी सिक्वेंसाइजर, एवी स्ट्रीमिंग सर्वर। अब ये बातें जो मैं सारी थ्योरी रिलेटेड बोल रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकता हूँ, स्टॉप करता हूँ, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ते चले जा रहे हैं। ये चीज़ें जैसे माइक्रोसॉफ्ट एवी है, हमने हाइपरवाइज़र का पढ़ा, VMware वर्चुअल बॉक्स है, जैसे ये हम नेटवर्क की बातें भी करते रहे। जब तक आप इसके अंदर खुद से घुस के ये काम करेंगे नहीं ना, थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी तो आप समझ जाएंगे, थ्योरी तो हर कोई समझ जाता है, थोड़ा सा एक दफ़ा पढ़ेंगे, 2 दफ़ा। मेरे लेक्चर नहीं ले रहे हूँ, किसी और के लेक्चर, यूनिवर्सिटी के लेक्चर, कहीं से नोट पढ़े होंगे, गूगल कर रहे होंगे, आप समझ जाएंगे। थ्योरी को समझना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, प्रैक्टिकल जब तक नहीं ना करोगे समझ में को काम नहीं कर सकते आप। तो काम करने के लिए आप स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर जाओ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एवीएस को इंस्टॉल करके रन करके चेक करो, टेस्टिंग करो। जब तक इस तरह नहीं करोगे खुद से, आपको कुछ नहीं आएगा। अच्छा, virtual applications are installed on central मैनेजमेंट सर्वर, यानी इसके ऊपर आपकी वर्चुअल एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है मैनेजमेंट सर्वर के ऊपर। तब इसके ऊपर ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एप्लीकेशन डाटा इनटू एवी पैकेज फॉर वर्चुअलाइज्ड डिलीवरी के लिए आपका, ताकि जो है वर्चुअलाइज्ड एप्लीकेशन जो है वो होके यूज़र तक पहुंच सके। वो एवी सिक्वेंसर जो है वो काम करता है। द पैकेज कैन बी स्ट्रीम डाउन टू द क्लाइंट ऑन डिमांड एंड कैश लोकली कैश हो जाती, कैशे उसकी जनरेट हो जाती है और वो ऑन डिमांड जो है वो एप्लीकेशन यूज़र तक पहुंच जाती है। उसके बाद ऑन क्लाइंट मशीन ऐप वी क्लाइंट इज़ इंस्टॉल्ड दैट रन। हमने यहाँ पर ये देखा ना कि ऐप स्ट्रीमर है, और यहाँ पर एक और नई चीज़ है कि ऐप वी क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल होता है वर्चुअलाइज्ड एप्लीकेशन और यूज़र डिवाइस के ऊपर। द ऐप वी क्लाइंट प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन टू एंड यूज़र टू विच दैट यूज़र हैज़ एक्सेस। ऐप वी जो है वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन टू एंड यूज़र विच दैट यूज़र जो एक्सेस कर सकता है सिर्फ वही उसको दिखाएगा, हर चीज़ नहीं दिखाएगा। ठीक है, एफ वी का आर्किटेक्चर आप देख लें, यही बात जो हमने पहले पढ़ी। एफ वी क्लाइंट के पास है, एफ वी स्ट्रीमिंग सर्वर है, फिर एफ वी स्क्वाइजर है और फिर मैनेजमेंट सर्वर पीछे पड़ा हुआ। यही बात हम पीछे जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसका ये डायग्राम है, डायग्राम बनाने के लिए कभी नहीं पेपर में आती, इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना होइएगा, बस इसको समझ लें। उसके बाद है सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर। डाटा सेंटर क्या होता है, SDDC इसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या है, डाटा सेंटर क्या है? डाटा सेंटर ये होता है कि जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन डाटा एक्चुअल में पड़ा हो। उसकी डेफिनेशन क्या है, डाटा सेंटर इज़ अ प्लेस दैट गिव्स द पीपल एक्सेस टू एप्स एंड डाटा थ्रू अ कम्युनिकेटेड नेटवर्क और कंप्यूटर एंड स्टोरेज सिस्टम। जहाँ पर आपका सारा जो है वो कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम पड़ा हो, जितना आपका सर्वर है सारा जो है वो डाटा सेंटर के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, ये वीक नंबर हम 2 की तरफ जो है वो मूव कर चुके हैं। 1 हमारा जो ख़त्म हो गया, ये 2 ही चल रहा है, आई थिंक ये 2 ही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डाटा सेंटर कीप योर डाटा सेंटर अप टू डेट रखता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपोनेंट के थ्रू प्रोवाइड रेफरेंस सॉफ्टवेयर टू मैनेज एंड ऑटोमेट द एनवायरनमेंट
डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो कि मैनेज ऑटोमेट करते हैं एनवायरनमेंट को, बेटर वे ऑफ कंट्रोलिंग डाटा सेंटर। जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड, यानी आप कहना ये चाह रहा है कि जो आपका डाटा सेंटर, जो ट्रेडिशनल डाटा सेंटर था, वो अब सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। हम उससे सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रिड्यूस कंप्लेक्सिटी रिड्यूस करता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट जो सेंट्रलाइज हो जाती है और कंप्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। अब इसके अंदर हार्डवेयर डिफाइंड के अंदर ऐप होती थी, ओएस होता था, अदर होता था, सारे जो है वो आपस में फिजिकल नेटवर्क डिवाइस। लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डिफाइन में एक मैनेजमेंट लेयर होती है, नीचे वर्चुअलाइज सर्वर है, वर्चुअलाइज स्टोरेज है, वर्चुअलाइज स्टोरेज है। अब इसमें यही हो गया कि वहाँ पर अलग अलग हार्डवेयर डिफाइन डाटा सेंटर में सारे जो है वो हार्डवेयर अलग अलग होते थे और वहाँ नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता था और उनको जोड़ना पड़ता था। यहाँ पर एक मैनेजमेंट लेयर होती है जिसके थ्रू आपने वर्चुअल सर्वर बनाए होते हैं। हो सकता है कि एक डाटा सेंटर यहाँ लोकेटेड हो, लाहौर में हो, एग्जांपल देता हूँ, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में, तीनों रिमोटली जो है वो कनेक्ट होते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को कंट्रोल क्या कर रहा होता है? मैनेजमेंट लेयर के थ्रू जो है वो ये हमने ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। मैनेजमेंट लेयर जो है ये पड़ी होती है जिसने सारे को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट जो हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट आते हैं वो सर्वर वर्चुअलाइजेशन है, फिजिकल सर्वर, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, राउटर एंड स्विच, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, वीएम वेयर, वीसैन एंड ये डिफरेंट उसके एग्जांपल हैं। ये पेपर में भी पूछी जाती हैं कि फिजिकल सर्वर की वीएम वेयर वीसफायर है, वीएम वेयर एनएस है। सर यानी वीएम वेयर बेसिकली कंपनी है जो सॉफ्टवेयर कंपनी, जो जैसे ही हमने वर्चुअल बॉक्स खोला है ना, ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, इस तरह वीएम वेयर भी है एक, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। वीएम वेयर वर्क स्टेशन, इसके थ्रू हम जो है वो ये तो हम वर्चुअल बॉक्स को क्लोज कर देते हैं, शायद मैं उसको क्लोज कर दी। वीएम वेयर होता है ये सेम एज इट इज़, इसके मैं दिखा देता हूँ आपको। क्रिएट करना वीएम या ओपन करना या इसके डिफरेंट फीचर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसके अंदर आती हैं। ये जो आपका वीएम वेयर की मैं बात कर रहा था आपके साथ, ठीक है। ये सारी जो वीएम वेयर की आपकी एग्जांपल शो होती हैं, ये वीएम वेयर एक कंपनी है जो कि ये प्रोवाइड करती है सारी आपको सर्विसेज, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसकी तरफ। कॉमन डाटा कंपोनेंट ऑफ डाटा सेंटर सिस्टम होगा, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर सिस्टम होगा, टेली कम्युनिकेशन उनका आपस में रब्ता ज़रूर होगा। स्टोरेज सिस्टम यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो हार्ड डिस्क होती है, जो स्टोरेज डाटा जहाँ स्टोर हो रहा होता है वो अलग होती हैं, प्रोसेसर और रैम अलग पड़े होते हैं, अलग सिस्टम होता है, ठीक है। जो स्टोरेज सिस्टम अलग है, कंप्यूटर सिस्टम अलग है और कम्युनिकेशन। उसके बाद पावर सिस्टम जो उसको पावर दे रहा होता है, यानी बैटरीज होंगी, जनरेटर होगा या कोई और तरीके से उसको जो पावर सिस्टम के लिए उसकी पावर हब होती है पूरी, लाइक पावर सप्लाई होती है आपके कंप्यूटर में, वो एक कंप्यूटर चलाने के लिए होती है। इधर जब मल्टीपल कंप्यूटर चलाने हैं तो उसके लिए बड़ा पावर सिस्टम चाहिए होता है। फिर कूलिंग सिस्टम, जाहिर सी बात है जब आपका इतने ज़्यादा कंप्यूटर और इतनी ज़्यादा ह्यूज सर्वर्स पड़े हों तो उसको कूलिंग सिस्टम भी चाहिए होता है। एसी होगा या पंखे ज़्यादा बड़े लगाने पड़ेंगे या उसको ठंडी इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। फिर सिक्योरिटी उसकी, जाहिर सी बात है दोनों तरीक़ों की सिक्योरिटी चाहिए। एंटीवायरस भी उसके लिए चाहिए जो उसको सिक्योर रखेगा, और फिज़िकल जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी सिक्योरिटी गार्ड और बिल्डिंग जो है वो ज़रा सिक्योर रखनी पड़ती है। आपने ये मूवीज़ वगैरह में चीज़ें देखी भी होंगी कि उसको काफ़ी सिक्योर रखा होता है डाटा सेंटर को। रिमेंबर लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग शेयर विद अदर। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि लर्निंग जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बार बार करने वाला प्रोसेस है। एक दफ़ा से ये सीखा नहीं जाता, इसको बार बार आप पढ़ते चले जाओगे फिर आप सीखते हो। इसीलिए ये नहीं है कि आप जस्ट आप इसको रीड आउट कर लो। इसलिए मैं जो एग्जांपल इसीलिए देता हूँ ताकि आप उसको समझ सको सही से। एक बार में समझ नहीं आती बाज़ मल्टीपल टाइम पर समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छा, पर्पस क्या है इसका? एब्स्ट्रैक्शन, ताकि आपका जो अंडरलाइंग हार्डवेयर, फिज़िकल रैम, नेटवर्क जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ, इसी में बात होती है आगे।
फिर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज का जो वो पूल बनाया होता है कि कितनी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेट द डिलीवरी ऑफ आईटी सर्विस, आप इसमें ऑटोमेट कर देते हो। जैसे आपका एलएमएस ऑटोमेट किया हुआ है, वो हर टाइम खुद ही आपका डाटा अपडेट होता है। जो आप लाइक आप लेक्चर वॉच कर लेते हो, वो उसके अंदर शो हो रहा था जी फलां आपने इतने लेक्चर वॉच किए हैं, ठीक है। और फिर जो है वो आपका जो है लाइक आप कोई चीज़ डाउनलोड कर लेते हो, वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे पड़ी हुई है, आप क्लिक करते हो डाउनलोड हो जाती है फाइल, जैसे पीपीटी स्लाइड है। तो ये ऑटोमेशन की एग्जांपल है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन को मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। पहले पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ लेते हैं। इन वर्चुअलाइजेशन द पूलिंग रेफर टू द ग्रुपिंग टुगेदर द फिजिकल रिसोर्सेज सीपीयू रैम। ये मैंने भी बात पीछे बोल दी है सारी, कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं सारों को इकट्ठा करके रखा होता है ग्रुप करके, कि आपका सीपीयू प्रोसेसर आपको कितना चाहिए, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी चाहिए, इसका एक वो पूल बना के एक अलहदा करके रखा होता है उनको, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं उसी चीज़ को दोबारा एग्जांपल देता हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट बच्चन यूनिवर्सिटी के, आप अपना लॉगिन करते हो, दूसरा स्टूडेंट दूसरा लॉगिन करता है, आप आपस में एब्स्ट्रैक्ट हो। आपको नहीं पता कि उसके एलएमएस पे क्या आ रहा है, आपको नहीं, उसको नहीं पता कि आपके एलएमएस पे क्या आ रहा है, तो दोनों आपस में एब्स्ट्रैक्ट है। आपको वही इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी जो आपको देखनी है। आपको बाकी अंडरलाइन हार्डवेयर, अंडरलाइन बाकी यूज़र, बाकी चीज़ें आपको नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपको नहीं पता कितनी रैम असाइन हुई है, कितना प्रोसेसर असाइन हुआ है, ये कहाँ से एक्सेस होकर डाटा आ रहा है। आपके लिए ये सारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसको हम हाइड होता है, इसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। दिस अलाउ यूज़र टू and interact with the resources if they are dedicated then even though they are actually sharing the resources with the other user of virtual machine। ये वही बात आपको अख्ताम मैं यहाँ पर करूँगा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है कि यूज़र को, अंडरलाइन यूज़र को ये बात नहीं मालूम होती कि वो यही समझता है कि मैं एक पूरा एक सिस्टम, एक सर्वर पे ही हूँ, मैं हूँ बस, और कोई नहीं है। लेकिन वो हालांकि एक्चुअल में वो शेयर्ड इन्वायरमेंट में होता है। इसे शेयर्ड रिसोर्सेज कहते हैं। कि जाहिर सी बात है, ये तो नहीं हो सकता कि एक एलएमएस को आपके वो सारी रैम और प्रोसेसर असाइन हुआ हो या 1 GB रैम असाइन हुई हो सकता है कि 15 या 20 एलएमएस मिल के 1 GB रैम के ऊपर चल रही हो, या 2 GB रैम, या 200 जो है वह 1 GB पे चल रहे हैं। ये आपको नहीं पता, लेकिन पीछे बैक एंड पे क्या हो रहा है ये चीज़ आपको इसका आइडिया नहीं होता। इसे एब्स्ट्रैक्शन आप फर्दर कह सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं अपना लेक्चर का इख्तिताम करूँगा। उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आपको समझ आई होंगी और मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।